जय हिंद दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी भी सुरजीत चैनल पे। और यूपीट्रिपल पैट 2023 की हमारी क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम यूनिट वाइज आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, 1 बाय 1 यूनिट करके। जिस तरह से आपका ऑफिशियल सिलेबस में पॉइंट दे रखे हैं सिलेबस के, उसी तरह हम टॉपिक्स को उसी क्रम में कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री का जो आपका राजपूत काल है यूनिट नंबर 8, इसको देखने वाले हैं। इस वीडियो में एक ही वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, तो ये जो राजपूत वंश है इसके फैक्ट जो दे रखे हैं उनको, प्लस जो PYQs हैं आपके यूपी की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से संबंधित, उनको देखेंगे। तो देखिए, ऑफिशियल पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को लगाने का फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और साथ में जो उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना, उसका क्या फ़ायदा होगा कि एक्सप्लेनेशन से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो, टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं तो वहाँ हमारा सिर्फ रिवीजन होता है, फैक्ट रिकॉल करते हैं हम, बट क्वेश्चन वहाँ से आएगा नहीं आएगा इनसिक्योरिटी रहती है। लेकिन जब PYQs हम लगाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लगाते हैं, तो हमारा एक पता रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक, जैसे मान लो पैट 2021-22 में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी इस टॉपिक से जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी लगा लेंगे। और यूपी के लेखपाल में, वीडियो एग्जाम में, यूपी के PCS में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कंप्लीट तैयारी हम आपकी इसमें पैट की कराने वाले हैं, कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी अभी 2 सब्जेक्ट हम करा रहे हैं, उसके बाद अदर सब्जेक्ट है वो उनको भी कराएंगे, तो आपकी एक कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। ठीक, तो राजपूत काल इस देखते हैं आज हम। तो राजपूत वंश दे रखा है एक कॉलम में, दूसरे में राज्य क्षेत्र दे रखे हैं, तीसरे में प्रमुख शासक दे रखे हैं और उनकी विशेषताएं दे रखी हैं। ठीक है, तो प्रमुख शासकों पे नज़र डालना जरूरी है क्योंकि शासकों से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले तो हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, ये राजपूत वंश से संबंधित थे। गुर्जर प्रतिहार जो थे वो भीनमल बाद में कन्नौज। ठीक है, इनका क्षेत्र जो था पहले भीनमल था, बाद में जो है कन्नौज हो गया। एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है, मैं समझा दूंगा आपको। जो भीनमल पहले क्षेत्र था, बाद में इनका कन्नौज हुआ इनके अधिकार क्षेत्र में। और प्रमुख शासक थे इसके नागभट्ट, संस्थापक जो उसके हुआ करते थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार में दूसरे शासक हैं वत्सराज। तो ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के। कौन माने जाते हैं? वत्सराज। ठीक है, और नागभट्ट द्वितीय जो हैं वो कन्नौज पर अधिकार कर उसने अपनी राजधानी बनाया। थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ मैं अभी। ठीक है, जो वत्सराज हैं उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नागभट्ट द्वितीय जो हैं उन्होंने कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो हमने यहाँ बताया था, देखो, पहले भीनमल, बाद में इनके अंडर में कन्नौज भी आ गया। और नेक्स्ट है मिहिर भोज। तो मिहिर भोज जो है ये महत्वपूर्ण शासक हैं, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो इनकी उपाधि थी आदि बरहा और प्रभास। और अभिलेख जो है वो इनसे संबंधित हैं। बरहा ताम्रलेख, ग्वालियर का अभिलेख मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा करता है। दौलतपुर का जो अभिलेख है वो भी इनसे संबंधित है, मिहिर भोज से, मिहिर भोज प्रथम से। ठीक, और जो पहलवा अभिलेख है पंजाब का, ये भी मिहिर भोज प्रथम से संबंधित है। तो नेक्स्ट है महेंद्रपाल प्रथम, इनसे संबंधित इनकी उपाधि क्या थी? परम भट्टारक, महाराजा धीराज, निर्भय नरेंद्र, परमेश्वर, महेंद्रायुद्ध, ये सभी इनकी उपाधियां थीं। और प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे इनके दरबार में? वो थे राजशेखर, जो महेंद्रपाल के राजकवि या राजगुरु हुआ करते थे। और नेक्स्ट है महिपाल प्रथम। तो ये हमारे जो शासक चल रहे हैं ना सभी, ये हमारे गुर्जर प्रतिहार से संबंधित शासक हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश से। ठीक है, तो महिपाल प्रथम जो हो गए, महिपाल प्रथम। अलमसूदी ने महिपाल को बौरा कहा, बौरा समझ रहे हो, गूंगे बौरे जो होते हैं, तो बौरा कहा, तथा इसी के शासनकाल में ये भारत आया था। महिपाल द्वितीय जो थे वो सास बहु अभिलेख निर्गत कराया। महिपाल द्वितीय ने सास बहु अभिलेख निर्गत कराया था। और यश जो था, यशपाल, वो अंतिम शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का। नेक्स्ट जो हमारा वंश है वो है राष्ट्रकूट वंश, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो अधिकार क्षेत्र था ये मान्यखेत था। और जानने के स्रोत, ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो राधनपुर अभिलेख, गोविंद तृतीय का जो अभिलेख है वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इसकी। और संजन अभिलेख अमोघ वर्ष का जो है, ठीक है, वहाँ से भी इसकी जानकारी मिलती है। दंती दुर्ग जो था संस्थापक था, इसकी उपाधि थी खड़वालोक और पृथ्वी वल्लभ। कृष्ण प्रथम भी एक महत्वपूर्ण शासक था राष्ट्रकूट वंश का। तो इसकी उपाधियाँ क्या क्या थी?
उपाधि थी इसकी शुभतुंग, अकाल वर्ष, राजाधिराज परमेश्वर। एलोरा का शासक कैलाश मंदिर जो था वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो एलोरा का कैलाश मंदिर था वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और ध्रुव जो शासक था वो इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ये राजा ध्रुव के समय हुआ था। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इन तीनों के मध्य जो संघर्ष हुआ था वो ध्रुव के समय हुआ था। बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना। ये उपाधि इनकी कौन कौन सी थी? ध्रुव से धारावर्ष, निरुपम, काली वल्लभ और श्री वल्लभ। ठीक है। और नेक्स्ट है अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष जो थे ये भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रकूट शासक थे। अमोघ वर्ष इनकी उपाधि थी वीर नारायण और निरपतुंग। लेखन कार्य इनके क्या कहते हैं? तो कविराज मार्ग, और ये कन्नड़ में इन्होंने लिखा है, और रत्नमलिका ये इन्होंने संस्कृत में लिखा है। ठीक है। निर्माता ये मानखेड़ नगर के निर्माता थे। और जो कृष्ण तृतीय है, कृष्ण तृतीय ये इनकी उपाधि थी कांचीयुम, तंजयम कोंड और अकाल वर्ष। और 949 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में इन्होंने चोलों को पराजित किया। इसीलिए कृष्ण तृतीय इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि तक्कोलम का जो युद्ध था तो वो कृष्ण तृतीय ने लड़ा था, और 949 ईस्वी में इन्होंने जो है चोलों को पराजित किया था। ठीक है। और जो है कर्क द्वितीय जो हैं वो अंतिम राष्ट्रकूट शासक थे। अब आया पाल वंश। पाल वंश एक महत्वपूर्ण वंश है ये, और बंगाल का जो गौड़ प्रदेश था या गौड़ देश था ये पूरा इनके कब्जे में था। गोपाल यहाँ के संस्थापक, गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक थे, और ओदंतीपुरम बिहार विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक थे धर्मपाल, 770 से 810 ईस्वी में रहे। और उपाधि थी इनकी समकरहा, परम सौगात, विक्रमशील और परमेश्वर। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की, और सोमपुर महाविद्यालय, इस महाविहार, इसका भी निर्माण करवाया। देखिए एक बात समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। जो गोपाल थे ना, गोपाल ने ओदंतीपुर बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जबकि जो धर्मपाल थे इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। याद रखना ये। ठीक है। और सोमपुर महाविहार का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। और जो देवपाल थे इन्होंने राजधानी को ये मुंगेर ले गए, और जावा के शैलेंद्र शासक जो थे बालपुत्र देव, इन्होंने नालंदा में एक बिहार बनवाया था इन्हीं के समय में, देवपाल के समय में। ठीक है। जो जावा के शैलेंद्र शासक थे बालपुत्र देव, इन्होंने नालंदा में एक बिहार का निर्माण कराया जब राजधानी मुंगेर ले गए थे देवपाल तब। नेक्स्ट है चौहान वंश। तो चौहान वंश को देख लेते हैं। थोड़ा ये लिस्ट बड़ी है तो थोड़ा छोटा दिखे तो एडजस्ट कर लेना, मैं बोल तो रहा ही हूँ, बाकी मैं जूम कर दूंगा। ठीक है। तो एक मिनट। चौहान वंश या शाकंभरी के चौहान या सपाद लक्ष्य के चौहान इन्हें कहा जाता है। इनके अंतर्गत जो क्षेत्र था वो अहिछत्रपुर या अजमेर का क्षेत्र था। याद रखना, अजमेर या अहिछत्रपुर इसको कहा जाता था। अब चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली जो शासक थे वो थे विग्रहराज चतुर्थ, और चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक ये कौन था? ये था अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है। तो नेक्स्ट जो शासक हैं वो हैं वासुदेव। वासुदेव जो थे वो सपाद लक्ष्य के पहले शासक माने जाते हैं। और बागपति राज ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक माने जाते हैं। अजय राज ये अजमेर के संस्थापक थे, और अजमेर को इन्होंने राजधानी बनाया। नेक्स्ट है अड़ोराज, ये पुष्कर में बरहा मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। और विग्रहराज चतुर्थ जो थे इनकी उपाधि थी विशलदेव, विश्वल, कविवा बांधव, और इन्होंने सिक्का चलाया था विशल प्रिय। ठीक है। निर्माता ये सरस्वती मंदिर जो विद्यालय है, सरस्वती मंदिर विद्यालय अजमेर, इसका निर्माण करवाया विग्रहराज चतुर्थ ने, और रचना की थी हरकेली नाटक की। ठीक है। नेक्स्ट पृथ्वीराज तृतीय, ये भी एक महत्वपूर्ण शासक थे। 1177 से 1192 तक इनका शासन रहा, और उपनाम था इनका राय पिथौरा। माता पिता इनके कर्पूर देवी और सोमेश्वर थे। तराइन का प्रथम युद्ध इनके समय में हुआ 1191 में। पृथ्वीराज चौहान थे, इन्हें पृथ्वीराज तृतीय को ही माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान यही थे। ठीक है। गौरी को इन्होंने पराजित किया। तराइन का द्वितीय युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को मार डाला, मतलब कैद करके मार डाला। और चंद्रबरदाई जो दरबारी कवि थे वो पृथ्वीराज रासो की इन्होंने रचना की, ये भी पृथ्वीराज तृतीय के समय ही थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण वंश है गहड़वाल वंश। ये कन्नौज जो था इनका क्षेत्र था। और संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव इसके संस्थापक थे। अंतिम शासक थे जयचंद।
गहड़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन माने जाते हैं? गोविंद चंद्र। ठीक है, तो गोविंद चंद्र के बारे में देख लेते हैं। जो गोविंद चंद्र थे, इनकी उपाधि थी विविध विद्या विचार वाचस्पति। ठीक है, और मंत्री थे इनके लक्ष्मीधर, जो कि कृत कल्पतरु की इन्होंने रचना की थी। लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा जाता है। आचार्य होगा शायद यहाँ, आचार्य। जयचंद जो थे, जयचंद ये अंतिम शासक थे गहड़वाल वंश के, और 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित करके इन्हें मार डाला, और ये गहड़वाल वंश का अंतिम शासक था। ठीक, नेक्स्ट है सेन राजवंश। जो सेन राजवंश था, ये विक्रमपुर, कर्ण, सुवर्ण, लक्ष्मणवती, बंगाल का जो क्षेत्र था ये इनके अंडर में था, और संस्थापक जो थे वो सामंत सेन थे सेन वंश के। और महत्वपूर्ण शासकों में जो बात करें तो विजय सेन थे। ठीक है, कौन कौन से शासक थे? विजय सेन 1095 से 1198 ईस्वी तक रहे। इनकी उपाधि थी अरिराज, वृषभ शंकर और अभिलेख देवपाड़ा, बैरकपुर। ये जो अभिलेख थे इनके, वो देवपाड़ा का अभिलेख, बैरकपुर का अभिलेख और पैकार अभिलेख, ये सभी थे। तो देखिए ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है, थोड़ा मतलब रटने वाला, फैक्ट याद करने वाला टॉपिक है, लेकिन आपको इतना ही पढ़ने की आवश्यकता है। आप बड़ी बड़ी कोचिंग में इनरोलमेंट करवाते हैं जब, तो आपको जो है बहुत फैक्ट वहाँ दे दिए जाते हैं, रटते रटते आप मर जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है उससे। ठीक है, आपको फिलहाल इतना ही पढ़ना है, आपके पैट के लिए इतना काफ़ी है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगे यार, वीडियो को लाइक कर दो, और जो है इसी तरह के हम पूरा इतना ही मतलब 1 यूनिट करके और टू द पॉइंट चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। कहीं से अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी इसी वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहती है। तो नेक्स्ट है बल्लाल सेन। तो उपाधि इनकी है गौड़ेश्वर, निशंक, शंकर, परमाहेश्वर जो है इनकी उपाधियाँ हैं। लेखक हैं दान सागर और अद्भुत सागर। नेक्स्ट है लक्ष्मण सेन, इसकी उपाधि है परम भागवत। प्रमुख विद्वान हैं जयदेव, जो जयदेव हैं इन्होंने गीत गोविंद की रचना की। श्रीधर दास, इन्होंने सदुक्ति कर्णामृत की रचना की। और धोई जो है इन्होंने पवनदूत की रचना की। और हलायुद्ध, इन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की थी। नेक्स्ट है मालवा के परमार। जो मालवा के परमार थे, इनके परमार राजवंश जो था, ये मालवा धारा का जो क्षेत्र था इनके अंडर में था। इसके संस्थापक थे उपेंद्र राज। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक माना जाता है हर्ष को या सियक द्वितीय को। तो बागपति मुंज जो है ये, या बागपति द्वितीय बोलते हैं, इनकी उपाधि थी अमोघ वर्ष, कवि ब्रस, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ। और रचना थी इनकी मुंज प्रति देश व्यवस्था। ठीक है, मुंज प्रति देश व्यवस्था। और प्रमुख विद्वान के समय में थे पद्मगुप्त, इन्हें रचना की थी, जिन्होंने नवसहासांक चरित की। और धनिक जो थे इन्होंने रचना की थी काव्य निर्णय की और 10 रूपावलोक की। धनंजय जो थे इन्होंने रचना की थी 10 रूपक की। और धनपाल ने तिलक मंजरी की रचना की थी। नेक्स्ट है सिंधुराज। जो सिंधुराज थे, सिंधुराज ने इनकी उपाधि थी शाहशंख और कुमार नारायण। और ये राजकवि इनके थे पद्मगुप्त और पद्मगुप्त। ठीक है, जिन्हें परिमल भी कहा जाता था। नेक्स्ट है कुछ उन्हें भी देख लेते हैं। नेक्स्ट राजा भोज हैं, 1010 से 1055 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और उपाधि थी इनकी कविराज, त्रिभुवन नारायण। पुस्तकें थी इनकी सरस्वती, कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी और राजमृगांक, शब्दानुशासन, तत्व प्रकाशन और युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्रधार। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट थी इनकी। और निर्माता थे इसके भोजपुर नगर, इन्होंने भोजपुर नगर की स्थापना की। भोजसर झील की स्थापना की। भोजशाला, सरस्वती, कंठाभरण मंदिर, इस सब की इन्होंने जो है स्थापना की। नेक्स्ट वंश है चंदेल वंश। तो खजुराहो बुंदेलखंड जो एरिया है ये इनके अंडर में था। और संस्थापक थे इसके नन्नुक। वास्तविक संस्थापक थे धंग। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग इन्होंने अपने लेखों में कराया था। और जो धंग थे, धंग के बारे में जाने तो धंग जो थे इनकी उपाधि थी कालंजराधिपति और महाराजाधिराज। ठीक है, अभिलेख इनके थे खजुराहो लेख और नन्योरा का अभिलेख। ग्वालियर विजय सर्वप्रमुख कार्य रहा इनके जीवन का। और निर्माण इन्होंने कराया था खजुराहो के मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर इनका। ठीक है, नेक्स्ट थे परामल या परमर्दी देव। तो प्रमुख योद्धा थे। और आल्हा और उदल इनके समय में जो प्रमुख योद्धा थे। ठीक है, आप आल्हा उदल की कहानी सुनते हैं, वो परमल जो शासक थे इनके प्रमुख योद्धा थे ये। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमर्दी देव को पराजित कर दिया और कालिंजर पर अधिकार कर लिया। कालिंजर का युद्ध हुआ था, उसमें जो है इन्होंने परमल को अपने अधीन कर लिया कालिंजर के युद्ध में। और 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया।
और नेक्स्ट है चालुक्य या सोलंकी वंश, ठीक। ये राजधानी थी इसकी अनिलवाड़ गुजरात में। और इसके बारे में देखें तो इसके संस्थापक थे मूलराज और भीमदेव प्रमुख शासक थे, भीमदेव प्रथम। इसके सामंत जो थे बिमल शाह, इन्होंने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। और जो भीमदेव द्वितीय थे इन्होंने ये अंतिम शासक थे, ठीक है। अच्छा, भीमदेव प्रथम के बारे में देखें तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर इन्हीं के समय आक्रमण किया था। और भीमदेव द्वितीय के समय 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को इन्होंने हराया था, ठीक। कलचुरी चेदी राजवंश की अगर बात करें तो त्रिपुरी या डाल या डाहल का जो मंडल था वो इनके अधीन था। और इसके संस्थापक थे बामराज देव, वास्तविक संस्थापक थे कोक्कल प्रथम। युवराज प्रथम जो है महत्वपूर्ण शासक थे। ये प्रमुख विद्वान इनके समय में थे राजशेखर, काव्य मीमांसा और विद्यसार भंजिका। और गांगेय देव जी जो थे ये भी महत्वपूर्ण शासक थे। उपाधि थी इनकी विक्रमादित्य, त्रिकलंगाधिपति, महाराजाधिराज, महामंडलेश्वर। इन्होंने सोने का सिक्का भी चलाया था। देखिए, मैं समझ सकता हूँ इतनी उपाधियाँ तो आप याद नहीं कर सकते हैं, रट भी नहीं सकते हैं, तो कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण शासक रहे उनकी तो आप याद कर ही लीजिएगा। बाकी अगर याद रख पाएँ तो अच्छी बात है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो मिल ही सकता है इससे, 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांस हैं, क्योंकि थोड़ा टॉपिक टेढ़ा है और पैड में अगर पेपर टफ हुआ तो आ सकता है यहाँ से। कारकोट वंश जो है वो कश्मीर यहाँ इनके क्षेत्र में था, कारकोट वंश के। और संस्थापक थे इसके कौन? दुर्लभवर्धन, ठीक है। और महत्वपूर्ण शासक जो थे वो थे ललितादित्य मुक्तापीड़। निर्माता ये किस चीज़ का निर्माण कराया था इन्होंने? तो मार्तंड का सूर्य मंदिर जो परिहासपुर में है, मार्तंड का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण करवाया। और अवंती वर्मन जो थे इन्होंने अवंतीपुर की स्थापना की। रानी दिद्दा जो थी वो एक दुराचारणी महिला थी और निर्माण इन्होंने कराया था दिद्दा एवं कंकनपुरा नगरों की स्थापना की थी, ठीक है। ये भी कश्मीर की थी। और लोहार वंश, ये हमारे वंश खत्म हो रहे हैं। लोहार वंश जो है ये इनके अंतर्गत भी कश्मीर क्षेत्र था। संस्थापक थे संग्राम राज और हर्ष इस वंश का महानतम शासक था, लोहार वंश का, ठीक है। यहाँ पे दिया राजपूत कालीन संस्कृति एवं प्रशासन, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो सामंतों की श्रेणियाँ दे रखी हैं। तो श्रेणियों से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ क्रम घटता हुआ क्रम है। तो महामंडलेश्वर सबसे ऊपर हुआ करते थे, 1 लाख ग्राम इनके अंतर्गत हुआ करते थे, ठीक है। फिर मांडलिक हुआ करता था, इसके अंतर्गत 50,000 ग्राम आते थे, पहले 1 लाख, फिर 50,000 ग्राम। उसके बाद महासामंत हुआ करता था, इसमें 20,000 ग्राम इसके अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट है, फिर वो भी देख लेते। नेक्स्ट जो सामंत हुआ करते थे इनके अंदर 10,000 ग्राम आते थे। और लघु सामंत के अंतर्गत 5,000 ग्राम और चतुरांशक के अंतर्गत 1,000 ग्राम, यानी सबसे छोटी इकाई जो थी वो चतुरांशका की हुआ करती थी। अब उद्योग धंधे यहाँ पे दे रखे हैं, उनको देख लो। उद्योग धंधे जो थे वो कौशय और छौम, ये रेशों से बना कपड़ा हुआ करता था, कौशय और छौम, ठीक है। दुकूल जो हुआ करता था, दुकूल ये पौधों के रेशम से बना कपड़ा हुआ करता था, पौधों के रेशम से बना हुआ कपड़ा। और रेशों से बना है जो वो है कौशय, और रेशम पौधों के रेशों से बना है वो है दुकूल। और लाला जो है, लाला तुंज है जो है, और अंशुक या चिनांशुक ये रेशमी वस्त्र को कहते थे। बेरोज ये भड़ौच में बने वस्त्र हुआ करते थे, बरोज। और खुम्बायत एवं बुकराम जो हुआ करते थे वो खम्बात में बने वस्त्र हुआ करते थे। थोड़ा अजीब नाम है लेकिन याद करो यार, क्योंकि क्वेश्चन तो बनेगा, फिर वो अजीब और गरीब थोड़ी ना देखेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है मंदिर की शैली। तो यहाँ मंदिर की शैलियाँ दे रखी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो नागर शैली पहली है, नागर शैली, इसको देखो। नागर शैली पहले देख लो कितनी शैलियाँ थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, 3 तो ये मुख्य शैलियाँ थी। और लास्ट में ये 2 और हैं, एक तो है चंदेल कला, ये चंदेल कला, और दूसरी है राष्ट्रकूट कला। और बस इतनी ही है, ठीक है। तो मंदिर शैली को पहले हम नागर शैली को देख लेते हैं। तो विस्तार क्षेत्र इसका हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक था। अन्य नाम थे इसके आर्य शैली, पर्वतीय शैली, लाट शैली और कलिंग शैली। विशेषताएं क्या थी इसकी? आप कैसे पहचानेंगे नागर शैली के मंदिर बने हुए हैं, मतलब किस शैली में मंदिर है? तो अगर वर्गाकार आधार है, ठीक है, वर्गाकार आधार है, वर्ग इस तरीके से सारी भुजाएं बराबर हैं, और वर्तुलाकार आमलक है, वक्र रेखीय शिखर है, और स्वास्तिक आकार की योजना उसमें है। तो ये नागर शैली की विशेषताएं हैं। और क्या क्या हैं? प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे नागर शैली के? तो जयपुर का बैराट मंदिर, दीनाजपुर का वैग्राम मंदिर, गुजरात का गोप मंदिर, लिंगराज मंदिर, और जो है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, और कोणार्क
मंदिर, काला पैगोडा, इसको ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। तो देखिए आप सिर्फ ये याद मत रखो कि नागर शैली में कौन सा मंदिर था, आपको याद ये भी रखना पड़ेगा कि कौन सा मंदिर किस जगह पे था। तो बैराट मंदिर कहाँ है, जयपुर में। बैग्राम मंदिर कहाँ है, दिनाजपुर में। गोप मंदिर कहाँ है, गुजरात में। और लिंगराज जो है, लिंगराज मंदिर, ये लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये सभी उड़ीसा में है। और कोणार्क मंदिर ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली का प्रसार क्षेत्र कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक था। पल्लव काल से कला से ये प्रारंभ हुआ और चरमोत्कर्ष पल्लव काल से प्रारंभ हुआ, चरमोत्कर्ष चोल काल में पहुंच गया। इन्होंने कला लिखा है, काल होगा यहाँ। विशेषताएं जो थी इसकी, कुंभ पंजर, उपपीठ, पिरामिड आकार का शीर्ष जिसको विमान कहते थे, गोपुरम और शिखर के ऊपर स्तूपिका, ये सभी इसकी विशेषताएं थीं। इसके प्रमुख मंदिर हैं तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, सप्त पैगोडा मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर और बाकी बरहा मंदिर। ये सभी द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिर थे। बेसर शैली का मंदिर देखिए, प्रसाद क्षेत्र है इसका बिंद से कृष्णा नदी तक। उद्भव है बौद्ध चैत्यों से इसका उद्भव हुआ है। विशेषताएं थी इसकी द्रविड़ तथा नागर शैली का मिश्रण। अन्य नाम थे इसके बाराट शैली, कर्नाटक द्रविड़ शैली, चालुक्य शैली आदि। तो और दो शैलियाँ जो अन्य हैं वो हैं उत्तरी कर्नाटक शैली और दक्षिणी कर्नाटक शैली, ये भी बेसर शैली से प्रभावित हैं। देखिए एक बात याद रखिए, ये जो तीन शैलियाँ हो गई, नागर, द्रविड़ और बेसर, ये पढ़ ली आपने। अब आप ये बताइए कि जो अयोध्या मंदिर है, अयोध्या का राम मंदिर जो है वो किस शैली में बन रहा है, ठीक। कमेंट करके बताइए आप, और पता ना हो तो गूगल करके कमेंट कीजिए, जानना जरूरी है। यूपी स्पेशल के लिए भी पूछ सकता है, मंदिरों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चंदेल कला ये मुख्य केंद्र था इसका, खजुराहो मंदिर थे इसके। शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन मंदिरों का इन्होंने जो है निर्माण करवाया था, मतलब निर्माण हुआ है चंदेल कला में, चंदेल कला शैली में। और निर्माण जो इन्होंने करवाया है वो ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से करवाया है। शैव मंदिर जो है नागर शैली, शैव मंदिर बने हुए नागर शैली में। कंदरिया महादेव, ललगोबा तथा मातंगेश्वर मंदिर जो है ये चंदेल कला में बने हुए हैं, ठीक है, नागर शैली से भी प्रभावित हैं। और शाक्त धर्म, ये 64 योगिनी मंदिर, जगदम्बिका मंदिर एक शाक्त धर्म के मंदिर हैं। वैष्णव मंदिर हैं, चतुर्भुज मंदिर और वैकुंठ मंदिर। जैन मंदिर हैं, पार्श्वनाथ मंदिर और आदिनाथ मंदिर। सूर्य मंदिर जो है वो चित्रगुप्त मंदिर जो है वो सूर्य मंदिर है, निर्माता थे इसके गंड। और बौद्ध मंदिर नहीं बनाए गए हैं, बौद्ध मंदिर हैं ही नहीं बने हुए, बौद्ध मठ हुआ करते हैं खाली, ठीक है। राष्ट्रकूट कला देख लें, ये प्रमुख केंद्र इसके एलोरा थे, एलिफेंटा थे, जोगेश्वरी तथा मंडपेश्वर हुआ करते थे। एलोरा का कैलाश मंदिर एक फेमस मंदिर है राष्ट्रकूट काल का। और स्थिति औरंगाबाद महाराष्ट्र में है इसकी, निर्माता कृष्ण प्रथम है। विशेषता क्या है, शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य और भारतीय उपमहाद्वीप में गुफा का अद्भुत उदाहरण आदि कहा जाता है। इसकी विशेषताओं में क्या था, एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। और एलोरा का दशावतार मंदिर, इसके निर्माता थे दंतिदुर्ग। एलोरा की गुफाएं जो थीं, इसमें प्रमुख गुफाएं हैं विश्वकर्मा गुफा मंदिर, इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, यानी कि ये एमसीक्यू जो हैं वो आपके यूपी की अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे यूपी पैट 2021 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको पैट के प्रीवियस ईयर भी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम टॉपिक वाइज यहाँ करा रहे हैं हर वीडियो के साथ, ठीक है। यूनिट वाइज हम हर वीडियो में ऐड यहाँ पे जो है ऐड कर रखे हैं। तो निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, तो तुकाराम। और ये देख लेते हैं कौन कौन से संत थे। तो संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। इनका समय दे रखा है, कार्यक्षेत्र और मत दे रखे हैं। तो शंकराचार्य 788 से 820 ईस्वी तक रहे, संपूर्ण भारत इनका कार्यक्षेत्र था। अद्वैतवाद मत को ये मानते थे। चैतन्य जो थे ये बंगाल के थे, 1486 से 1534 तक इनका जो समय रहा, कार्यक्षेत्र बंगाल रहा। और वैष्णव मत को ये मानते थे। तुकाराम बरकरी संप्रदाय को मानते थे। नामदेव जो थे वो निर्गुण मत को मानते थे, और ये दोनों ही महाराष्ट्र से संबंधित थे। और ये इनका रहा कार्यकाल, ठीक है, मतलब समय जो भी रहा इनका। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, ये था तोमर वंश का। और विधान भवन रक्षक में ये क्वेश्चन पूछा है। अनंग पाल जो थे वो दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन मिस मत करना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एक्सप्लेनेशन से, और जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया, तो ये चंदावर 1194 में मारा गया था।
और वर्ष 1194 में कन्नौज पर मोहम्मद गौरी ने चढ़ाई की, फलस्वरूप गौरी तथा जयचंद के बीच इटावा के पास चंदावर का युद्ध हुआ और जयचंद मारा गया। क्वेश्चन 4 है, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग का पर जो है शासन नहीं किया? तो राजपूतों ने। स्टेनोग्राफर में ये क्वेश्चन बना है, जो राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहा जाता है और इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, गहड़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंशों ने भारत के उत्तरी भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो ये जो है पूर्वी हिस्से से संबंधित है। ठीक है, तो पाल वंश का संस्थापक जो था वो गोपाल था। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, पाल साम्राज्य जो है वो पूर्वी हिस्से में था और 750 से 1174 ईस्वी तक रहा। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल ने जो है उदंतीपुरम बिहार की स्थापना की और पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, पाल वंश का पहला शासक तो ये था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उदंतीपुरम बिहार का इसने निर्माण करवाया। पाल वंश का महानतम शासक देवपाल था, जो धर्मपाल की राष्ट्रकूट वंशीय पत्नी रन्ना देवी से उत्पन्न हुआ था और पाल शासक बौद्ध मतानुयायी थे। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो था धर्मपाल। ठीक, धर्मपाल का नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता है, जिसने महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक आदि जो है उपाधियां धारण की थी और उसने पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़े दरबार का आयोजन किया कि वह जो है स्वयं बौद्ध था और उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, उसने सोमपुर बिहार की भी स्थापना की। ये नालंदा महाविहार का भी संरक्षक था और यद्यपि वह बौद्ध था तथापि अन्य धर्मों के प्रति उसकी नीति जो थी वो सहिष्णु थी और वह जो है वर्णाश्रम धर्म का पोषक तथा शास्त्रीय नियमों का पालन करवाता था। उसी के समय बोधगया में चतुर्भुज महादेव की प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई। उसके समय धीमन और बिटपाल ने एक नए कला संप्रदाय की नींव रखी थी। ये बात सारी हो रही है किसके बारे में? धर्मपाल के बारे में। ठीक है, गोविंद चंद्र गहड़वाल जो थे, इनकी एक रानी थी कुमार देवी। इन्होंने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था? तो ये बनवाया था सारनाथ में। तो यूपीपीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यूपीपीसीएस मेंस 2007 का जो था आज पैट का लेवल हो चुका है। ठीक है, गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी कुमार देवी का एक अभिलेख सारनाथ से मिलता है, जिसे ज्ञात होता है कि धर्मचक्र जिन पर बिहार का जो निर्माण था इन्होंने ही करवाया था, रानी कुमार देवी ने। क्वेश्चन 9 है, किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? ये करवाया था दंती दुर्ग ने। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीवर्मन था या दंती दुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी जो है वो मानखेत या मालखेत को बनाया। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान महादान नामक यज्ञ किया था। उसने कांची के पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय पर आक्रमण किया, किंतु बाद में दोनों में संधि हो गई और इसके उपरांत दंती दुर्ग ने अपनी कन्या रेवा का विवाह नंदीवर्मन द्वितीय के साथ कर दिया। ठीक है, तो अभी जिसने वीडियो लाइक नहीं की वीडियो लाइक कर दीजिए। तो इसी तरह से आपकी जो है एकदम फोकस तैयारी हम करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये था गोपाल। ठीक है, और गुजराती कवि जो सोढ़ल हैं उन्होंने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। बाकी पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। यहाँ पे धर्मपाल की बात हो रही है। गोपाल के पश्चात उनका पुत्र धर्मपाल गद्दी पे बैठे और धर्मपाल के बारे में हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन 11 है, एक लंबे अंतराल के बाद निम्न में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चढ़ाए? तो गांगेय ने। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, निम्न में से किसने मुंज सागर नामक तड़ाक खुदवाया था? ये तड़ाक मतलब तालाब, ये बागपति सेकंड ने खुदवाया था और इनके बारे में उतना जानना जरूरी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। फिलहाल उसने धारानगर में मुंज सागर नामक तालाब बनवाया तथा गुजरात में मुंजपर नामक नगर बसाया। और किस चंदेल राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था? तो ये थे यशोवर्मन। यूपी की यूडीएलडीए स्पेशल की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो ये हमारे हो गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं। तो इसमें हमने पूरा राजपूत जो काल था उसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट यूनिट को पूरा कंप्लीट एक
कवर करेंगे। एक वीडियो हम जो है पूरी एक यूनिट को ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।